हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 28 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 28 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स की फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये आपके यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को मेजर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 336 करोड़ रुपए का। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सोलर ट्री के जरिए बिजली पैदा की जाएगी? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, वाराणसी में। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक की पीडीएफ ई बुक अगर आपको डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके आगे यानी कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कितने रुपए की सब्सिडी देगा? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 1,60,000 रुपए तक की सब्सिडी देगा। अगला है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अभी जो है एक तारे का नामकरण किया गया है, नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। अगला है, कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा, रूस। तो याद रखेंगे S-400 एयर डिफेंस मिसाइल ये भारत रूस से खरीद रहा है। अगला है, हाल ही में सितवनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये जो है फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है, हाल ही में लोसर फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? तो ये जो लोसर फेस्टिवल है ये लद्दाख से रिलेटेड है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, लोसर लद्दाख, इसको याद रखेंगे। अगला है, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ब्राजील। अगला है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है भारत में। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के 37वें वार्षिक सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, लखनऊ में। दोस्तों हाल ही में यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन यानी कि IATO के 37वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया है। कहाँ पे किया है? तो इस बात को भी याद रखेंगे आप, लखनऊ में ये सम्मेलन हुआ। उन्होंने मार्केटिंग इनोवेशन कंपटीशन अवार्ड प्रदान किए जिसमें बेस्ट बूथ का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बुंदेलखंड पर्यटन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का 37वां वार्षिक सम्मेलन था ये कहाँ पे हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ। और उसमें जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ वो भी इसमें शामिल रहे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का जो 37वां वार्षिक सम्मेलन था इसको संबोधित किसने किया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको संबोधित किया और इसमें उत्तर प्रदेश को एक अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये याद रखेंगे आप, बेस्ट बूथ का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला। इसके अलावा एक बात और यहाँ से याद रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है वो डोमेस्टिक टूरिज्म यानी कि घरेलू पर्यटन के मामले में देश में नंबर 1 पर है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि घरेलू जो पर्यटन है उसके मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो याद रखेंगे भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का 37वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? लखनऊ में हुआ। संबोधित इसको किसने किया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको संबोधित किया है। अगला है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सुविधा शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 22 मेडिकल कॉलेजों में।
दोस्तों 26 दिसंबर 2022 को यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में, कितने, 22 मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि HMIS सुविधा शुरू की है। अब इससे क्या होगा, ये सुविधा किस तरह की है, तो इससे मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होने वाले मरीजों को अब मोबाइल पर ही अपनी सेहत की कुंडली मिल सकेगी, यानी सारी जानकारी उन्हें अपने मोबाइल पर ही मिल सकेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि HMIS यानी ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इससे अगर मरीज के पास जांच की रिपोर्ट नहीं है तो भी OPD में डॉक्टर ऑनलाइन रिपोर्ट देख सकेंगे। वह एक क्लिक पर संबंधित मरीज की पूरी केस हिस्ट्री जान सकेंगे। अब तक यह व्यवस्था SGPGI, KGMU, लोहिया संस्थान सहित केवल 12 मेडिकल कॉलेजों में थी। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सुविधा है HMIS, ये जो है अभी यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने 22 मेडिकल कॉलेजों में ये सुविधा शुरू की है। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि ये सुविधा कैसी है, किस तरह से लोगों को इससे लाभ होगा। तो देखिए ये जो सुविधा है इससे क्या है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो इसे जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेगा, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन में इसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद क्या होगा कि अस्पताल में इसको पंजीकरण इसका कराना होगा, अस्पताल से इसको आप कह सकते हैं कि कांटेक्ट कराना होगा। इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो उसी पर अपलोडेड रहेंगी, ठीक है। अब जैसे आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी रिपोर्ट आप लेकर नहीं जाते हैं, तब भी डॉक्टर जो है इसी के माध्यम से आपकी सारी रिपोर्ट देख सकेंगे। वो इस पर जाएंगे, HMIS पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के आपकी सारी रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन देख सकेंगे। तो ये एक सुविधा इससे मिलेगी, ठीक है। इससे लोगों को ही फायदा होगा कि जो जाएंगे लोग तो उन्हें जो सारी रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो पूरा ट्रीटमेंट है वो होगा। डॉक्टर्स को भी इससे एक तरह का कह सकते हैं कि सहूलियत होगी कि इलाज करने में भी उनको आसानी होगी। तो ये एक नई सुविधा है। अभी तक देखा जाए तो 12 मेडिकल कॉलेजों में थी, लेकिन अभी 22 और मेडिकल कॉलेजों में ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है, ठीक। तो याद रखेंगे ब्रजेश पाठक ने इस सुविधा को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 की प्रतियोगिता का खिताब वैशाली वर्मा ने जीता। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मिर्जापुर। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये वैशाली वर्मा है, ठीक है। कहाँ की हैं? ये यूपी के मिर्जापुर की हैं। दोस्तों मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 की जो प्रतियोगिता है इसका खिताब मिर्जापुर की वैशाली वर्मा ने जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन 19 दिसंबर को थाईलैंड के पटाया शहर में हुआ था। इसमें 24 राज्यों से एक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 के विजेता का खिताब वैशाली वर्मा ने अपने नाम किया। निशा प्रधान दूसरे और नरपिंदर कौर तीसरे स्थान पर हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि जो मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 की प्रतियोगिता है इसका खिताब किसने जीता? तो यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली वैशाली वर्मा ने इसका खिताब जीता। और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वो भी याद रखेंगे, थाईलैंड के पटाया शहर में इसका आयोजन किया गया। वैसे ये कंट्री का नाम याद रखेंगे थाईलैंड, और अगर पूछा जाए तो ये शहर भी याद रखेंगे पटाया। अगला है, दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 5वें स्थान पर। दोस्तों टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में 5वें स्थान पर है। यह रैंकिंग सामग्री, व्यंजन और पेय पदार्थों के लिए दर्शकों की वोटों पर आधारित है। इस रैंकिंग में पहला स्थान किस देश को मिला है? तो इटली का जो भोजन है वो पहले स्थान पर रहा, उसके बाद ग्रीस का, इसके बाद स्पेन का, और चीनी व्यंजन जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है वो इस सूची में 11वें स्थान पर रहा। इसको भी याद रखेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत जो है इस रैंकिंग में किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। रैंकिंग कौन सी है? तो याद रखेंगे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची, यानी जो व्यंजन है
वो किस देश में कौन सा व्यंजन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया, इस आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें जो इटली का भोजन है वो पहले स्थान पर रहा और जो भारत है वो 5वें स्थान पर रहा। ठीक, जारी किसके द्वारा की गई है, तो टेस्ट एटलस के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। अभी यहाँ पर एक बात देखेंगे कि दुनिया के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक व्यंजन कौन से रहे इस रिपोर्ट के अनुसार। तो कारे ये पहले स्थान पर रहा है। ये जो कारे व्यंजन का मतलब क्या है, भोजन है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो सबसे नंबर 1 पर दुनिया का सबसे अच्छा भोजन माना गया, सर्वश्रेष्ठ भोजन माना गया, वो कौन सा है, तो कारी, जो कहाँ का है, जापान का है। दूसरे नंबर पर रहा पिकनाहा, ये ब्राज़ील का है। तीसरे नंबर पर एमेजुअस ए बुल्हाओ पाटो, ये कहाँ का है, ये पुर्तगाल का है। चौथे नंबर पर आता है टांगबाओ, ये चीन का है। और गोटी, ये भी चीन का है। तो ये क्या है, ये व्यंजन है, ये भोजन है सर्वश्रेष्ठ 5 दुनिया के, जिनको इस रिपोर्ट के अनुसार रैंकिंग दी गई है। ठीक, तो यहाँ से दोनों बातें याद रखेंगे। अगर आपसे कंट्री की रैंकिंग में पूछा जाता है तो पहले स्थान पर इटली है, दूसरे स्थान पर ग्रीस है और तीसरे स्थान पर स्पेन है। और भारत हमारा 5वें स्थान पर आता है सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में। और वहीं ये भी याद रखेंगे, अगर इस तरह से पूछा जाता है कि दुनिया के शीर्ष यानी कि सबसे अच्छे 5 सर्वश्रेष्ठ व्यंजन कौन से रहे, तो उनका नाम में सबसे पहले पर जो आता है वो है कारे, जापान का। ये सबसे अच्छा व्यंजन माना गया है साल 2022 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जो है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लोगों का अनावरण किया है। ठीक है, किसने, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने। इस बार इन खेलों की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह 5वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार ये 5वां संस्करण होगा। तो याद रखेंगे आप कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की जो मेजबानी है वो कौन सा राज्य कर रहा है, तो ये मध्य प्रदेश कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। और अभी इसका लोगो का अनावरण किया गया, वो किसने किया, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लोगो का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उडुपी में। दोस्तों, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उडुपी कर्नाटक में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। यह स्पोर्ट्स साइंस सेंटर एथलीटों और खेल वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाएगा। सरकार ने 5 साल की अवधि के दौरान खेल सुविधाओं में सुधार के लिए 2,700 करोड़ रुपए और खेलो इंडिया गेम्स के लिए 3,136 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि हाल ही में किसने, देखिए दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने उडुपी कर्नाटक में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। अगर इस तरह से पूछा जाए कि हाल ही में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, तो उडुपी कर्नाटक में। ठीक है, और ये जो खेल विज्ञान केंद्र है इससे क्या होगा, तो ये जो है इस स्पोर्ट के जो एथलीट हैं और जो वैज्ञानिक हैं, खेल वैज्ञानिक, उनको एक मंच पर लाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई, तो ये जो रिपोर्ट है ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा पब्लिश की गई है। दोस्तों, हाल ही में यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यानी दोस्तों, भारत जो है ये विश्व की कौन से नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो भारत अभी वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन ये जो रिपोर्ट जारी की गई है यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की, इसके अनुसार ये कहा गया कि 2035 तक भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसी के साथ 2037 तक जो भारत है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है।
इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 5 वर्षों में भारत की वार्षिक जीडीपी ग्रोथ एवरेज 6.4% होने की उम्मीद है। साथ ही अगले 9 वर्षों में विकास दर औसतन 6.5% रहने की उम्मीद है। तो यहाँ से इस रिपोर्ट के बारे में याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि हाल ही में जो एक रिपोर्ट जारी की गई है यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की, तो इसके अनुसार किस वर्ष तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, तो 2035 तक। और अगर ये कहा जाए कि ये जो रिपोर्ट है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इसके अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा, तो ये कहा गया है 2037 तक। तो दोनों बातें यहाँ से याद रखेंगे। और वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, याद रखेंगे 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगला है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा स्वाति सिंह को। दोस्तों हाल ही में जो साइकिलिस्ट हैं स्वाति सिंह, इनको वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। स्वाति सिंह को 23 दिसंबर को IMFA की चैरिटेबल विंग इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र दिया गया, ट्रॉफी दी गई और 5 लाख रुपए की नगद प्रदान किए गए। मर्क्यूरियल साइक्लिस्ट सोसाइटी ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और इतने ही रजत पदक जीते हैं, यानी कि 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक इन्होंने जीते हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि साल 2022 का जो एकलव्य पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया, तो साइकिलिस्ट हैं स्वाति सिंह, इनको एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि एकलव्य पुरस्कार ये जो है इसमें कितनी नगद धनराशि दी जाती है, तो आपको याद रखना है 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक ट्रॉफी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा CBIC ने। दोस्तों केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC द्वारा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की गई है। कौन सा आयोग है? सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग। इसकी स्थापना किसने की है? तो CBIC के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। यह सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी कारण बताओ अधिसूचनाओं को हल करने के लिए लॉन्च किया गया। इसकी मदद से पूर्व के अप्रत्यक्ष कर ढांचे के तहत मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक, तो आपको यही याद रखना है कि हाल ही में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो आप याद रखेंगे CBIC के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। CBIC क्या है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ये CBIC है। अगला है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा अनिल कुमार लाहूटी को। दोस्तों हाल ही में PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में अनिल कुमार लाहूटी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। मौजूदा जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं वे हैं VK त्रिपाठी, जो कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लाहौटी 1984 के इंजीनियर बैच के भारतीय रेल सेवा के सदस्य हैं। सरकार द्वारा एकीकृत रेलवे सेवा, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा को अधिसूचित किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड प्रमुख की यह पहली नियुक्ति है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो अनिल कुमार लाहौटी को। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में थे VK त्रिपाठी 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद ये अपना पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। तो याद रखेंगे अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन हो गए हैं, तो अनिल कुमार लाहौटी। तो दोस्तों ये थे 28 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये कल की वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में कौन यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, प्रियंका शर्मा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन।
हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2022 में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।